हेलो बेटा, न्यूमेरिकल कर रहे हो है ना? समझ आ रहे? चलो अब हम क्या करेंगे, जो कल वाला न्यूमेरिकल मैंने आपको दिया था ट्रेन वाला, राइट? कि मैंने क्या बोला था कि हमारे पास एक ट्रेन है, वो जा रही है राइट ट्रैक के ऊपर, उसके ऊपर हमने पेंडुलम उसकी छत के साथ एक पेंडुलम लगा दिया जो वर्टिकल के साथ, ये पेंडुलम है, ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? आई थिंक 4 डिग्री बोला था मैंने, है ना? 4 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब जब पेंडुलम आपने लगाया हुआ है जिसका मास आपको दिया हुआ है 4 किलोग्राम, तो वेट उसका एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, ठीक है। जी उन्होंने हमें कितनी बोला था कि जी आपने कितनी लेनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोला था जी, उन्होंने बोला था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। और मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, train is moving the horizontal track, a pendulum suspended from the roof that makes an angle 4 degree with the vertical, calculate the acceleration of the train. मास नहीं दिया हुआ, उन्होंने बोला कि acceleration ट्रेन की फाइंड करनी है। अब पेंडुलम आपको पता है कि इधर से इधर जाता है, ये इधर आता है, इधर आता है, ऐसे जाता है ना पेंडुलम। तो अब इसमें टेंशन भी होगी क्योंकि रोप है, रोप में टेंशन मैंने आपको बताया था कि टेंशन जो है वो मास के जैसे हम किसी चीज को जिस तरफ को खींचते हैं उसकी अपोजिट क्या होती है? टेंशन होती है। अब इसकी टेंशन इसके अलोंग ही होगी। अगर ये 4 डिग्री है, ध्यान से सुनना, अगर ये 4 डिग्री है, ये वाला 4 डिग्री, अगर मैं इस मास के वेट के एग्जैक्टली अपोजिट एक ऐसे मतलब इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, तो ये एंगल जो है अल्टरनेट एंगल, ये भी कितने का होगा? 4 डिग्री का होगा, राइट? ये भी क्या होगा? 4 डिग्री का होगा। अब वेट जो है दैट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड, टेंशन जो है वो आपको पता है। अब ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? इन इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, कि इक्विलिब्रियम में मतलब कि वो ऐसे ही था ना, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है वो। इन इक्विलिब्रियम क्या होगा? ये फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इक्विलिब्रियम में, वो चाहे एक्स एक्स की तरफ लग रही है, चाहे वाई एक्स की तरफ लग रही हैं, तो इन इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई वो भी क्या होगा? 0। मतलब इक्विलिब्रियम में हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? ये जो है ये 4 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट? मतलब ये जब ट्रेन हमारी चल रही है तो 4 डिग्री का एंगल बना रहा है, कहीं 4 डिग्री का नहीं बनाएगा, कहीं कम बनाएगा, ठीक है। हम यहां पर देख रहे हैं कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, क्लियर है? इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ये मूव क्यों कर रहा है। अब ये जो है इधर आ रहा है, इसके बाद किस तरफ को जाएगा? वापस आएगा, इस तरफ को आएगा ना। इसका मतलब ये जो पेंडुलम है, अगर हम देखें तो पेंडुलम ऐसा था, लेकिन जैसे ट्रेन मूव कर रही है पेंडुलम यहां पर चला गया, कितना एंगल बना रहा है? 4 डिग्री। वो आएगा तो वापस आएगा। इसका मतलब इस पेंडुलम के ऊपर इस तरफ को भी फोर्स कोई ना कोई तो लग रही है, लग रही है कि नहीं? अब हमारे पास टी है, टी का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा? टी कॉस 4 डिग्री। इस तरफ को क्या होगा? टी साइन 4 डिग्री, क्योंकि ये और ये क्या है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो टी कॉस 4 डिग्री, टी कॉस टी साइन 4 डिग्री, ये तो मैंने बताया था ना कि आपको कंपोनेंट है। नीचे की तरफ क्या है? वेट। ये और ये कंपोनेंट दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू टी कॉस 4 डिग्री किसके बराबर होगा? mg के बराबर। दिस इज इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन 1 की, राइट? मतलब इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है, इसी के कारण आ रही है ऊपर वाली, और ये तो आपस में एग्जैक्टली क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये तो हमारे पास क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, तो बैलेंस कर दिया हमने। बचा क्या? ये, क्योंकि इस तरफ को तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, ये अंदर की तरफ फोर्स लग रही है, इसी के कारण वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन इसी के कारण हो रही है, राइट? इस तरफ कोई फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वही हमने ए की वैल्यू निकालनी। समझ आई मेरी बात? ठीक है। जो एक्सेलरेशन है ट्रेन की t sin 4 डिग्री, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, क्योंकि ये तो कंपोनेंट क्या हो गए? बैलेंस हो गए, ये तो बैलेंस हो गए। तो हमारे पास टेंशन जो है उसके 2 कंपोनेंट बने, इसने इसको बैलेंस कर दिया, बचा क्या? ये। तो इसका मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है,
जो पेंडुलम मूव कर रहा है उसके लिए कौन सा कंपोनेंट टी का जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, टी साइन 4 डिग्री। तो इसलिए मैंने क्या किया, टी साइन 4 डिग्री को ये इक्वेशन मान दी, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, टी क्या है, टेंशन क्या होती है, एक तरह की फोर्स ही होती है, तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां पर ये बराबर थी mg के बराबर। अब ये इक्वेशन आपकी दोनों बन गई, दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, कर दोगे। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो टी साइन 4 डिग्री डिवाइडेड बाय टी कॉस 4 डिग्री दैट इज इक्वल टू एम ए ओवर एम जी। एम और एम कैंसिल हो गया, साइन पॉन कॉस टी और टी कैंसिल हो गया, साइन पॉन कॉस क्या होता है, tan 4 डिग्री दैट इज इक्वल टू ए अपॉन जी। दिस इंप्लाइज ए जो है वो हो गया जी इंटू tan 4 डिग्री। ठीक है, जी कितना है 10, tan 4 डिग्री आप लॉग टेबल से भी देख सकते हो, tan 4 डिग्री जो है वो आप लॉग टेबल से देख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है नियर अबाउट 0.0 हाँ 0.07 इतनी होती है। तो एक्सेलेरेशन कितनी आ गई, कितनी आ गई आपके पास, देखो कितनी आ गई एक्सेलेरेशन 0.07 इंटू 10 कितनी बनी, देख लो 0.07 इंटू 10 कितना बना, जल्दी बताओ। 0.7 यही बना ना, आता है ना, ऐसे करते करते हैं बेटा, अगर नहीं समझ आए तो बटा 100 कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ये है हमारे पास एक्सेलरेशन, किसकी है ये, ट्रेन की। देखो पेंडुलम से हमने ट्रेन की एक्सेलरेशन फाइंड कर दी, क्या क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है। ये अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये अब दिखाई दे रहा है, ओके चलें आगे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करना भी आपने ध्यान से है। कहता है हमारे पास एक मास है 6 किलोग्राम का, दैट इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम अ सीलिंग। ठीक है, हमारे पास एक मास है, ध्यान से सुना इस क्वेश्चन को। ये है हमारे पास सीलिंग, मतलब छत, वही होती है सीलिंग, छत के ऊपर है। इसके साथ हमने एक कोई बॉडी जिसका मास कितना है 6 किलोग्राम। ठीक है, कितना है इसका मास 6 किलोग्राम। ध्यान से सुनना इसको, राइट। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 6 किलोग्राम है, दैट इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी है बेटा, दैट इज 2 मीटर। गॉट इट, ये कितनी है 2 मीटर। कहता है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप। मिड पॉइंट यहां पर होगा कितनी, यही होगा ना, इधर भी 1 मीटर, इधर भी 1 मीटर। आपने इस मिड पॉइंट के ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई है किसके ऊपर, 50 न्यूटन। अब आप इमेजिन करो ये डायग्राम कैसे बनेगा, करो इमेजिन डायग्राम कैसे बनेगा। 50 न्यूटन आपने फोर्स लगाई एट द मिड पॉइंट ऑफ द रोप, व्हाट इज द एंगल द रोप मेक्स विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। जब आपने इसको रोप को, ये अब मेरे पास है नहीं, कोई धागा नहीं है यहां पर, है पड़ा हुआ, रुको, ये पड़ा हुआ है, ये है मेरे पास धागा, ठीक है, ये धागा है और इसके साथ चलो ये बन गया हमारे पास, बन गया, दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का है। अब मुझे अब मार पड़ेगी, देखना मैंने वहां से तोड़ लिया है ना, यहां से मैंने खींचा, ये देखो है भी व्हाइट है ना, दिखाई नहीं दे रहा है ना, इधर देखो ये है, ये यहां पर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे था।
जब मैंने इसको ऐसे खींचा, ये बना, ये सिस्टम बना, क्योंकि इसको मैं हॉरिजॉन्टली खींच रहा हूं, ऐसे यहां से ऐसे खींच रहा हूं, यही डायग्राम बन रहा है। तो वो बोला है कि वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना होगा। समझ आएगी क्वेश्चन कि वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया वो कितना बनाया, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास रोप, ये रोप 2 मीटर की है, यहां नीचे मास है 6 किलोग्राम का, इसके सेंटर से मैंने उसको हॉरिजॉन्टली ऐसे निकाला, तो यही शेप बन गई। तो इसकी भी यही शेप बननी है, ठीक है। अब इसकी शेप बनाने के लिए मैं डायग्राम फिर से दोबारा बनाऊंगा। यहां पे ये वाला, ये सीलिंग सेम डायग्राम है, बट मैंने अब फोर्स लगाया। यहां से जब मैंने इसको खींचा तो ये ऐसे चली गई थी, ऐसे आई, और यहां पर वेट ऐसे रह गया। और यही बना बच्चा, दिस इज 6 किलोग्राम और ये वेट आपका mg। यहां पर आपने फोर्स लगाई, दैट फोर्स इज 50 न्यूटन। ओके, ये वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है मान लो। तो आपने ये एंगल निकालना है, दिस थीटा। अगर ये थीटा तो आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी क्या होगा, थीटा। हमें ये थीटा एंगल निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? समझ आ गया क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन था पता चल गया? क्लियर? अब हमने क्या करना है, ये सेंटर से लगाई, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक, दैट इज 1 मीटर। ये कितना है, इतना, ये यहां तक, ये भी कितना है, दैट इज 1 मीटर। ये मैंने बोला कि सेंटर से लगाई हमने, ये और ये दोनों क्या है, 1 मीटर 1 मीटर के। ओके, अब ये मिटा देता हूं, है ना, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पता चल गया ना आपको, ये 1 मीटर है, क्योंकि सेंटर से हमने लगाई है, तो ये सेंटर है। अगर हम इसको O पॉइंट लेते हैं, मान लो इसको O पॉइंट लेते हैं, तो ये भी O पॉइंट है। अब चलें आगे। अब हमने क्या करना है, सोचो क्या करेंगे। देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग एट द मिड पॉइंट O। कितनी फोर्सेस है, देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग एट मिड पॉइंट O। मिड पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है बेटा, देयर आर 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस लग रही है। कौन कौन सी लग रही है, पहला वेट mg, ये लग रहा है। दूसरा फोर्स कितनी लग रही है, 50 न्यूटन। तीसरा इसके ऊपर क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, दैट इज T। ठीक है, वो समझ आ गई, क्या लग रही है, टेंशन T लग रही है यहां पे। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लो। चले आगे, ठीक है। ये तो डायग्राम अब हम मिटा देंगे, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था, ओरिजिनल डायग्राम ये बनेगा। ओके, क्लियर है? अब इस पॉइंट के ऊपर देखो, T इस तरफ को है, T तो आपको पता ही, T का इस तरफ को कंपोनेंट कितना होगा। अगर मैं T का इस तरफ को कंपोनेंट देखूं, कितना होगा बेटा, T cos थीटा। T का इस तरफ को T cos थीटा, ये जरूरत तो नहीं है इसकी, ये बता दूं। और इस तरफ को कंपोनेंट क्या बनेगा, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है, तो अगर ये T इसके साथ T cos थीटा बना रहा है, इस तरफ को क्या होगा, T sin थीटा। ओके, ठीक है। रोप ने एंगल बनाया, सपोज करो थीटा जो हमने फाइंड करना है। सपोज द रोप मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एंगल थीटा बनाया, तो इन इक्विलिब्रियम क्या बोलूंगा, O पॉइंट, मतलब ये स्टेबल है, सारा कुछ स्टेबल है। स्टेबल है तो इसका मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, ये तो पता है ना, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली क्वेश्चन क्या बनी, ये T cos थीटा ने वेट को बैलेंस किया, T cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन।
दूसरी क्वेश्चन क्या बनी, टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ आई, क्लियर है, पता चला टी साइन थीटा किसके बराबर है 50 न्यूटन, राइट। अगर हम बेटा न्यूटन में ले रहे हैं तो हमने ये जो वेट है ये भी, क्योंकि हमें मास कितना दिया हुआ है 6 किलोग्राम, तो 6 किलोग्राम को मैंने आपको बताया था कि किलोग्राम वेट और न्यूटन क्या फर्क होता है, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर हम 6 किलोग्राम वेट लिखेंगे इसको, ये 6 किलोग्राम इसका क्या है, 6 किलोग्राम वेट की बात कर रहे हैं। अब मास आपके पास कितना है 6 किलोग्राम, जी कितना बोला उन्होंने 10 बोला है, तो हमारे पास वेट किसके बराबर हुआ, मास है 6, जी कितना है 10, तो ये क्या बन गया 60 न्यूटन। वेट क्या होती है, एक तरह की फोर्स होती है, राइट। ये क्या है 60 किलोग्राम वेट बना ना, 60 किलोग्राम वेट, ये है 60 किलोग्राम वेट मतलब 60 न्यूटन। अगर हम किलोग्राम और न्यूटन में देखें तो किलोग्राम को अगर आपने न्यूटन में चेंज करना है तो आपको जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हमें कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, मास कितना हमारा 6, जी कितना हमें दिया हुआ है 10, तो हमारे पास वेट कितना बन गया 60 किलोग्राम वेट। तो 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर होता है। अगर हम 1 किलोग्राम की बात करें, 1 किलोग्राम को आपने 1 किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है, शायद मैं पहले उल्टा तो नहीं बोल गया, हाँ ध्यान से सुन लेना, क्लैरिफाई कर लेना स्टेटमेंट, कि अगर आपने किलोग्राम को किलोग्राम वेट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोग्राम क्या है, दैट इज अ मास, मास को आपने फोर्स में कन्वर्ट करना है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास वेट में कन्वर्ट हो रहा है, मास किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेट भी क्या है, एक तरह की फोर्स ही है। तो जब आपने इस मास को वेट में कन्वर्ट करना है तो आपको इस मास को जी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वेट बनेगा। मास कितना है 6, जी कितना दिया हुआ 6, तो 60 किलोग्राम वेट बन गया जी, क्योंकि फोर्स का जो यूनिट है वो किलोग्राम वेट ये भी होता है, और किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, न्यूटन के बराबर। तो इसका मतलब वेट हमारे पास कितना आ गया 60 न्यूटन आ गया। तो इसका मतलब जब आप टी कॉस थीटा यहां पर लोगे तो m इंटू जी, m मतलब 6 इंटू 10, ये किसके बराबर आ गया 60 न्यूटन। तो हमारे पास इक्वेशन क्या गया बनी बेटा, टी साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 50, दूसरा टी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 60। सही है, क्लियर है, दोनों को डिवाइड कर दो, काम खत्म। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो। जब आप इनको डिवाइड करोगे t और t कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan बनेगा, ये बन गया 5/6, तो थीटा किसके बराबर बन गया tan इनवर्स 5/6। तो जब tan इनवर्स 5/6 की आप लॉग टेबल से देखोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 39.8 डिग्री। ठीक है, लॉग टेबल से देख लेना, तो कैलकुलेटर से देख लेना कि tan इनवर्स 5/8 कितना होता है 39.8 डिग्री। तो थीटा कितना बना 39.8 डिग्री। क्लियर होगी बेटा बात, बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, और चले आगे, चलो हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको ना उसमें आते हैं पेपर में, ठीक है। ये तो अभी सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब कईयों को टिपिकल लग रहे होंगे मेरे जैसों को, जिन्होंने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना होता है कि हमने बस क्वालिफिकेशन लेनी है, बाकी हमने कुछ नहीं एक्स्ट्रा पढ़ना। क्वालिफिकेशन लेने के लिए जैसे हमने किया हुआ है ना, हमने किया हुआ क्वालिफिकेशन लेने के लिए हम पढ़ रहे थे, हमें आता जाता कुछ नहीं था, और फिर क्या बन गए हम, क्या बन गए, मास्टर बन गए। चलो अब है हमारे पास कि एक बॉडी है जिसका वेट जो है 200 न्यूटन है, दैट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग्स। क्या है हमारे पास वेट है, वो कितने का है 200 न्यूटन का है, और वो स्ट्रिंग के साथ हमने क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, और आपने इसमें टेंशन फाइंड करनी है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ये है डायग्राम आपको साथ में दिया हुआ है, ये रिजिड स्पॉट है,
यहां से ऐसे ये स्ट्रिंग्स हैं, यहां पर आपने एक वेट है जो कितने का बेटा 200 न्यूटन, हमें वेट ही दिया हुआ है ना, 100 न्यूटन मतलब 200 किलोग्राम वेट, मास नहीं है, ये वेट दिया हुआ है। मास को वेट में कन्वर्ट के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो किलोग्राम वेट में जाएगा। किलोग्राम वेट न्यूटन के बराबर होता है, 1 किलोग्राम वेट और न्यूटन, ठीक है। डब्ल्यू किसके बराबर होगा 200 न्यूटन, ये दिया हुआ है। अब उन्होंने एंगल भी दिए हुए हैं, ये 30 डिग्री का दिया हुआ है, ये शायद 45 का दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है एंगल, 30 हो 60 हो जो भी हो। हमें तो उन्होंने क्वेश्चन में एक 30 दिया हुआ है, एक 45 दिया हुआ है, और उन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर टेंशन T1 है और इस तरफ को टेंशन T2 है। यू हैव टू फाइंड T1 T2, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया तो इसका मतलब हाफ डन, नहीं समझ आया तो फिर मेरी तरह ऑनलाइन क्लासेस लेते रहो। अभी देख लो कितना टाइम हो गया है ना, लाइटें जग रही हैं सारी, आपको पढ़ाने के लिए मैंने 3-4 लाइटें जगाई हुई हैं, और टाइम अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर इतना टाइम है ना। ये देखो सामने रिफ्लेक्शन आ रही है ना आपको, ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है ये बल्ब की आ रही है, ठीक है। चलो छोड़ो इसको, T1 T2 आपने फाइंड करना है। क्या करोगे? जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, ध्यान से सुनना, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी तो आपके पास ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। अब इक्विलिब्रियम में करते हैं काम, T1 और T2 निकालना है, क्वेश्चन तो समझ आ ही गया सभी को। इधर को लाइन लगाओ एक, क्योंकि हमने इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम में करना है। इधर को लाइन लगा दो, इधर को लगाएं, ठीक है। T1 का इस तरफ को कंपोनेंट देखो, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, पता ही है कौन सा एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल, क्या वर्टिकली अपोजिट, नहीं अल्टरनेट एंगल है ना। पता नहीं आपने पढ़ा होगा यार मैथ में, मैथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। अब T1 का इस तरफ को कंपोनेंट क्या होगा T1, ये बहुत बड़ा बन गया ना, T1 cos 30 डिग्री, ओके। T1 का इस तरफ को कंपोनेंट क्या बनेगा, इस तरफ को T1 sin 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरफ को कंपोनेंट क्या बनेगा, यहां पर लिख दो T1 sin 30 डिग्री, एक कंपोनेंट तो ये आ गया, ये बना कंपोनेंट, यहां पर बना दो ये लो डायग्राम ऐसे, ये ऐसे, ये पॉइंट क्या था हमारे पास, ओ रख ले, चल फिर था ऐसे, फिर था ऐसे, इधर को T1 है, इधर को क्या है दैट इज T2, ये एंगल कितना है 30 डिग्री, इधर को आपके पास क्या है 200 न्यूटन, ये पॉइंट था O। अब ये 45 है तो ये भी कितना क्या होगा 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। यही डायग्राम बना दिया। T1 का इस तरफ को कंपोनेंट T1 cos 30 डिग्री, T1 का इस तरफ को कंपोनेंट T1 sin 30, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसको हम बोलते हैं। T2 का इस तरफ को कंपोनेंट T2 cos 30 डिग्री, T2 का इस तरफ को कंपोनेंट T2 sin 30 डिग्री, मतलब यहां पर इस तरफ को ऊपर की तरफ दो कंपोनेंट आ गए T2 sin, और बताते आप कुछ नहीं हो, एंगल कितना 45 डिग्री तो 45 आएगा ना, T2 sin 45 डिग्री हो गया, ये समझ आ गया।
T1 का स्क्वायर को कंपोनेंट, क्योंकि एंगल इसके साथ बनाया 30, तो T1 cos 30, इधर क्या होगा T1 sin 30। T2 ने इसके साथ एंगल बनाया, तो जिसके साथ एंगल बनाया वो cos, जिसके साथ नहीं बनाया वो sin। समझ आ गई? चले आगे, ये डायग्राम समझ आ गया। देखो दोनों दो डायग्राम बना दी, एक्चुअल में ये डायग्राम है, इसको इजी करने के लिए मैंने ये बना दिया। ठीक है, क्लियर? अब ओ इक्विलिब्रियम में है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा? फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? जो मैंने ये बनाया ना, ये दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? फ्री बॉडी डायग्राम। कोई बॉडी लगाई मैंने यहां, है ना, तो फ्री बॉडी हो गया। यहां पर बॉडी लगाई तो ये बॉडी वाला हो गया, यहां पर बॉडी नहीं लगाई तो ये फ्री बॉडी वाला हो गया। मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स में, राइट, और बाकी चीजें नहीं लिखते हैं, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है? अब देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कंपोनेंट है ये इसको बैलेंस कर रहा है, ये दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, आप यहां पर दिखाई दे रहा T1 इन इक्विलिब्रियम। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं तो ध्यान से देखना आपने। इन इक्विलिब्रियम T1 ये और ये, क्योंकि ये हिल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ये फोर्सेस इसके बराबर होगी। तो T1 cos 30 डिग्री ये किसके बराबर होगा? T2 cos 45 डिग्री। हो गया? cos 30 कितना होता है बेटा? बताओ यार, मैथ मुझे नहीं आता। cos 30 होता है √3/2। श्योर नहीं है तो नवीन सर से फोन करके पूछो अभी। cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2। यही होता है, चेक कर लेना। मैंने आपको बोला है कि मुझे नहीं आता है। तो यहां से आपने T2 की वैल्यू निकाल लेनी है, क्योंकि हमें T2 बोला हुआ उन्होंने कि आपने T2 निकालना है। ठीक है, क्लियर? यहां से T2 आप निकाल लो, यहां पर दिखाई दे रहा है। चलो इधर कर देता हूं, इधर लिख दूं यहां पर, फिर बाद में हम मिटा देंगे। T2 जो होगा वो किसके बराबर आएगा? ये √2 इधर आ गया, है ना, √2 इधर आ गया, तो ये बन गया √2 over 2, साथ में √3, ये √3 पहले ही था, T2 over 2, साथ में क्या आ गया यहां पर? T1, यही बना। ठीक है, यहां पर √2 है, यहां पर 2 है, तो क्या बन जाएगा? ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 into √2, तो √2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या रह गया? √2, तो हमारे पास ये बन गया √3/2 T1। ये हमारे पास T2 आ गया। वो समझ आ गई? क्लियर है? हो सकता है ना ऐसे √3/2, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 into √2, है ना। जब √2 लिखेंगे, √2 कैंसिल, नीचे क्या रहेगा? √2, तो √3/√2 मतलब √3/2, और ये हमारे पास क्या बन गया? T, मतलब T2 हमारे पास निकल गया। ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फिर मैंने मिटा देना है, आपके लिए इजी हो जाएगा। डन? चलो ये हो गया, स्पेस कम है इसलिए मैंने, अब ये क्या करना है, इसको मिटा देते हैं ना, यहां पर स्पेस खाली हो जाएगी। इसको छोटा सा कर देता हूं यहां पर, कि यहां पर वेट कितना है? 200 न्यूटन। डायग्राम तो आपने देख ही लिया हुआ है, जगह भी खाली होगी, ऐसे ही पूरा बोर्ड भरा हुआ है ऐसे। अब चलो इसके ऊपर, मतलब ये पॉइंट, ये ऊपर कितनी तरफ फोर्स लग रही है? 2 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी? एक लग रही है T1 sin 30, प्लस दूसरी कौन सी लग रही है? T2 sin 45 डिग्री। ये दोनों फोर्सेस किसके बराबर हैं? 200 न्यूटन के बराबर है। समझ आ गई? किसके बराबर है? 200 न्यूटन। sin 30 1/2, ऐसे लिख दूं, sin 30 1/2,
1/2 ऐसे लिख दूं, कोई प्रॉब्लम। प्लस साइन 45, अभी आपने बताया था कि साइन 45 जो होता है वो किसके बराबर होता है, बताओ। साइन 45 किसके बराबर होता है? 1/√2 के बराबर, यही होता है। साइन 45 कॉस 45 सेम वैल्यू होती है। देख लो बेटा, मुझे नहीं आता ये, 1/√2 ही होता है। 200। T1 आपने कितना निकाला था, भूल गया मैं, √3/2 और साथ में क्या था यहाँ पर T2 कैसे बनाया था, यही थी ना क्वेश्चन 1 हमारी। T1 जो था √3/2 इंटू T1 नहीं था, यही निकाला हमने। ये T1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, करो पुट। जैसे आप इसको पुट करोगे आपके पास आंसर आने शुरू हो जाएगा। ये समझ आ गया? अब इसको मिटा दूं, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, हमारा काम तो हो गया। अब इक्वेशन बन गई, अब हमने क्या करना है इसके, ये जाए अपने घर, चला गया। अब क्या बना हमारे पास, T1/2 प्लस T2 की वैल्यू पुट करनी है, T2 की पुट करनी है, T1 की पुट कर देते हैं। चलो, T1/2 अगर हम यहां पर देखें, हमने T1 की वैल्यू निकाली थी या T2 की निकाली थी, उल्टा कर दिया हमने। T2 = T1, बताते नहीं हो आप, चुप करके बैठे हो, कैसे बताओगे? T2 निकाला था ना हमने, T1 थोड़ा निकाला था, नालायक प्राणी हूं मैं, है ना? याद नहीं रहता, कैसे याद रहेगा? जिनके स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं ना, जिन टीचर्स के टीचर चाहे जैसा मर्जी हो, मेरी तरह हो चाहे नलायक, अगर उस टीचर को इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मिल जाए ना, तो वो टीचर की जिंदगी जो है वो सुधर जाती है, टीचर और इंटेलिजेंट होता जाता है। मतलब टीचर की इंटेलिजेंसी स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है? जितने ज्यादा इंटेलिजेंट उसके स्टूडेंट होंगे, टीचर उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है? अगर स्टूडेंट होंगे मेरे जैसे, तो फिर टीचर भी मेरे जैसा होगा, है ना? हाँ, तो ये याद रखना है। स्टूडेंट्स, जिस गुरु के पास उसके शिष्य एक से बढ़कर एक होता है ना, तो वो गुरु जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जो है बढ़िया ढंग से पढ़ो, जितना आप इंटेलिजेंट होते जाओगे उतना मेरी जिंदगी जो है वो सुधरती चली जाएगी, मुझे भी फिजिक्स आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? T2 हमारे पास कितना है, √3/2 T1, ये T2 की वैल्यू वहां पुट कर दो। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, T1/2 प्लस T2 की जगह क्या पुट करेंगे, √3/2 इंटू T1, ठीक है? ये मैंने T2 की वैल्यू यहां पुट कर दी, ओवर √2 है यहां पे, दैट इज इक्वल टू 200। तो क्या बन गया, T1/2 प्लस ये √2, ऊपर भी √2 है, तो क्या बन गया ये, √3 ओवर √2 क्या बन गया, 2, यहां पर ये पाई लग रहा है ना, T1 दैट इज इक्वल टू 200। ये समझ आ गया? ये √2 है, ये कैंसिल थोड़ा होंगे, ये √2 नीचे आएगा तो √2 इंटू √2 हो जाएगा, जो हमने पहले किया। तो क्या बन गया ये, √3/2। क्लियर है? उस समझ आ गई बच्चा? बस फिर अब क्या है, अब क्या निकालना है यहाँ पे, T1 कॉमन है, इसको क्यों मिटाना, T1 को कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, 1 T1/2 प्लस √3/2, ये भी निकल गया, ये बन गया दैट इज इक्वल टू 200। इसकी जरूरत है, हाँ जरूरत है इसकी, यहां पर लिख देते हैं T2 दैट इज इक्वल टू √3/2, ये पूरा √ है ना, यहां तक, ये देखना √ जो है ना, ये ध्यान से करना होता है। कई बार मेरी तरह ऐसे ही कि आप इसको अगर ऐसे कर दिए ना, इतना लिख लिया, तो ये काम खराब हो जाएगा। √ को ध्यान से देखना कहां तक है, ऐसे था ना, √3/2 पूरे का था, ओके? ये तो मैंने वहां पर लिख लिया इक्वेशन 1। अब 1 प्लस √3,
तो T1 किसके बराबर आ गया? T1 1 प्लस √3, ये 2 इधर चला गया तो कितना बन गया? 400। ये बन गया। हमें क्या चाहिए? T1, तो T1 किसके बराबर आ गया? 400 ओवर 1 प्लस √3। 1 प्लस √3 1.732 होता है √3, तो ये बन गया 400 1 प्लस 1732, ऐसे होता है ना √3 की वैल्यू इतनी होती है। तो T1 किसके बराबर आ गया? 400 डिवाइडेड बाय 2.732। अब इसको डिवाइड करते जाओ भाई, ये नहीं मेरे से होता, मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 400 2.733 के साथ अप्रोक्सीमेटली इसका आएगा 146 के नियर अबाउट, 146.4 समथिंग आएगा इसका न्यूटन में। 146.4 करके देख लेना इसको डिवाइड। ठीक है, ये T1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, T2 निकल जाएगा। कर दोगे पुट या मैं करूं? T1 निकल गया, तो T1 हमारे पास निकल गया। ये स्क्रीनशॉट लेना, यही बिठा देता हूं स्क्रीनशॉट के। देखते जाओ भाई, देखा न्यूमेरिकल मुझे भी आगे थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल आगे है ना। T1 हमारे पास कितना आया? दैट इज इक्वल टू 146.4 न्यूटन। ये हमारे पास T1 आ गया। ये लाइट क्यों दिखाई दे रहा है? ये अंधेरा है, दिखाई दे रहा है T1 है ना। T1 जो है नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। यहां T1 दैट इज इक्वल टू 146.4 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। तो T1 हमारे पास इतना आ गया। अब हमने T2 निकालना है। ये T1 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो T2 किसके बराबर आ गया? √3/2। T1 की वैल्यू कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 146.4, तो T2 किसके बराबर आ गया? इसको सॉल्व कर दो यार, कर लोगे ना सॉल्व इसको, है ना। तो आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा √3 3/2 3/2 3/2 3/2 होगा, दैट इज 1.5 1.5 का अंडर रूट समथिंग समथिंग। ये पॉइंट कहां लगी है? 1.5 अंडर रूट, ये आ गया आपके पास 146 दैट इज ये आएगा 179 के नियर अबाउट, 79 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 2 3 4 ऐसे आएगा, चलो 3 लिख देते हैं, इतना आंसर है। तो T1 आपके पास इतना आ गया, T2 आपके पास आ गया 179.3 न्यूटन के। ओके, समझ आई बेटा? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। क्लियर है? समझ आई? क्वेश्चन पूछूं आपसे? रॉकेट सुने आपने? जो रॉकेट होते हैं दे कैन मूव इन एयर स्पेस, एयर फ्री स्पेस। रॉकेट देखे आपने? रॉकेट जहां पर घूमते हैं ना, वहां पर एयर नहीं होती है, लेकिन जेट प्लेन वहां पर मूव नहीं कर सकते। समझ आई मैंने क्या बोला? रॉकेट कैन मूव इन एयर फ्री स्पेस बट जेट प्लेन्स कैन नॉट। मतलब हमारा प्लेन भी ऊपर उड़ता है, रॉकेट भी ऊपर उड़ते हैं कि नहीं? प्लेन भी ऊपर उड़ता है, रॉकेट भी ऊपर उड़ता है। तो क्या हम एरोप्लेन को ऐसा सीधा करके चढ़ता ही अब सीधा चढ़ता जाए रॉकेट की तरह? हो सकता है? एरोप्लेन ऊपर ही जाता है, ऊपर जाके ऐसा सीधा हो जाता है, होता है कि नहीं? एरोप्लेन ऐसे ही चलता जाए तो वो रॉकेट नहीं बन जाएगा? रॉकेट भी ऐसे ही जाता है। अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट जो है वो जाता है ना सीधा, एरोप्लेन को भी ऐसे ले जाते हैं ऊपर। क्या एरोप्लेन जो है एयर फ्री स्पेस में मूव करता है या नहीं करता है? ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन कि रॉकेट जो है दैट मूव इन एयर फ्री स्पेस बट जेट प्लेन्स कैन नॉट। छोटा सा क्वेश्चन है ना? नहीं होगा तो जो आपका इंटरेक्टिव सेशन है उसमें मैं दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं भेजूंगा आपको।
है ना। जब पता नहीं छुट्टियाँ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपको छुट्टियाँ होंगी, लेकिन छुट्टियों में भी मैं आपको बैठने नहीं दूँगा, क्वेश्चंस भेजूँगा आपको, ठीक है। हम सिलेबस जो है वो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी ये कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस बहुत है, हर चीज़ को हमने धीरे धीरे पढ़ना है। बाकी आप अटेंड तो करते ही नहीं हो, है ना। आपके पास बस यही है कि आपको ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए, गालियाँ निकालते जाएं, तो वो आपके पेरेंट्स को फ़ोन करते जाएं कि आपका बेटा नहीं बैठ रहा, वो सामने मोबाइल रख के बैठा रहेगा, सामने तो कुछ आएगा नहीं, फिर क्या फ़ायदा उसका, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आती है कि हमने पढ़ना है। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चाहे मैं रात को 12 बजे लेक्चर बनाऊँ, मैं बनाऊँगा, लाइट ना हो, कुछ भी ना हो, मैंने आपको लेक्चर सुबह देना ही देना। मैं अपना काम कर रहा हूँ बड़ी ईमानदारी से, ठीक है। आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। गुड बाय।